हेलो 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 हेलो। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। हेलो जी। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी अरे आज कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं यार। तो वो क्या है कि आपको पीछे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले मुझे ये बताओ आप। आर यू गेटिंग माई वॉइस? आर यू पीपल गेटिंग माई वॉइस? हे पीपल। अरे पीपलों, बताओ ज़रा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? राधे राधे। विशाल जी। यस सर, ऑडिबल, वेरी गुड। ओके, चलो। अब लेक्चर बस एक 5-7 मिनट और लगेगा, तब तक हम थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। हमने कल इंतज़ार कर ले, 3 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। वो लेके आ रही है कनेक्टर, तो शायद वो फिर आपको ये जो स्क्रीन ब्लैक दिख रही है ना, तो वो कनेक्टर जो है वो शॉर्ट हो गया, ख़राब हो गया था। तो अभी वो लेने गई है कुछ उसका जुगाड़। तो जुगाड़ लेके आ रही है, बोल रही है 5 मिनट 10 मिनट में पहुंचती है ऊपर वो। ठीक है, चलिए। अच्छा, अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप किसी तरह के कमेंट मत देना जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट पता है मैं ऐसे करने वाला हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने पढ़ा था इंटरनल एड्स और अब पढ़ रहे हैं अपन एक्सटर्नल एड्स। ठीक है, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि यार वो 40-45 मिनट 50 मिनट का था, मेरे ख्याल से 1 घंटे का था। और अपने को लेक्चर का साइज लगभग 2 घंटे का रखना है, क्योंकि जब इसको अपन को किसी को पेन ड्राइव GDPD में देना है। तो ब्रेक पे जाने से पहले इंटरनल एड किया और ब्रेक पे जाने के बाद एक्सटर्नल एड किया। तो क्या है कि जबरदस्ती 5-5 लेक्चर ले लिए आपने इसको खत्म करने के लिए, बच्चे लोग का कुछ नहीं बोल सकते अपन। बट अपन अपने अंदर की बात समझ के चलें तो डे 1 पे जो अपन ने खत्म कर दिया था, वैसे चैप्टर डे 2 पे भी खत्म हो सकता था। लेकिन अपन लिखने पे चले गए, लिखने पे चले गए तो उसमें पूरा 1-1.5 सेशन अपना लिखने में गया। बट चलो ठीक है, आप घर पे लिखते तो शायद नहीं लिख पाते, यहाँ पे लिख लिया तो लिख लिया। ठीक है ना? तो वैसे करेंगे तो आप हंसना मत, मैं बोलूंगा ब्रेक पे जाने से पहले आप बोलोगे ब्रेक पे कब गए। बट ठीक है, उसमें आपकी चैटिंग तो जाती नहीं है जब शूट ऐड मतलब वो तो हम दोनों लेक्चर्स को ना मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद वो हो जाएगा। हाँ, एक लेक्चर हो जाएगा। तो क्योंकि आज का पोर्शन आधे पौन घंटे में खत्म हो जाएगा, तो सवा घंटे का होता तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे के अंदर एक सेशन होना चाहिए, तो इंटरनल एक्सटर्नल एड एक साथ हो जाएगा ना। जिस भी बच्चे को खत्म करना होगा तो दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर हिम ऑल्सो। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ गए तो अंगूठा दे दो। राइटिंग प्रैक्टिस तो चाहिए ही थी यार। अरे राम जी। चलिए। अच्छा, अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हाँ 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 हाँ। क्या करे तब तक, क्या करे तब। कैसे हो आप दिलीप जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? राधे राधे। अच्छा, राधे राधे डिम्मी। हाँ, मैं आप लोग को एक बात बोलनी थी। अभी आप लोग जैसे ऑनलाइन तो कम ही रहते हो आप लोग, और बाकी लोग बाद में शाम को रात को जब भी जिसको देखना होता है देखते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि भाई मैं बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, हाँ हम लोग का इसके बाद जैसे ही फास्टैग खत्म हो जाएगा ना, 1 मिनट वो कनेक्टर लगा देता है। कैसे लगेगा? अच्छा, ओके, तुम लगा दोगी। तो नीचे गई, 3rd फ्लोर पे जाके ले आती पगड़ी। और हुआ नहीं चालू। हुआ?
ये नया खरीद के लाए हो कि क्या है? तो चल अब करेगा कनेक्टेड एक्सटर्नल डिस्प्ले। यस, चलो थैंक यू। चलिए साहब, तो हमारी पिक्चर हमारे सामने है। अब हम इस पिक्चर को शुरू कर सकते हैं। एकदम बढ़िया। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये लेक्चर तो अपन मतलब ये जो है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। करूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ? हेलो जी, जय श्री कृष्ण वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या पढ़ा? इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड्स के ऊपर हमने चर्चा की थी, डिटेल में किया था, और ये बात किया था कि दो दो लाइन अगर अपन इसके ऊपर लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और ये दो दो लाइन आपको कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब आपका सवाल है कि ब्रेक पे जाने से पहले तो आपने दूसरा शर्ट पहना हुआ था और ब्रेक से आने के बाद शर्ट बदल के आ गए क्या? हाँ जी, मैं रोटी खाने चला गया था, तो घर गया खाना खाने, तो घर पे गया तो वो अब इंटरनल शर्ट हो गया था, और फिर मुझे घर से निकलना था तो मुझे लगा मुझे एक्सटर्नल शर्ट पहनना चाहिए, जिसे हम बाहर पहनते हैं उसे हम घर में पहनते थे, इसलिए मैंने घर से कर दिया था। तो इसलिए मैं शर्ट चेंज करके आ गया हूँ आपकी खिदमत में। चलो, जय श्री कृष्णा वंस अगेन। तो स्टार्ट करें ब्रेक के बाद। इंटरनल इंटरनल एड्स टू। अरे भाई दिलीप जी, बढ़िया, कैसे हो? खाना वाना खा के आए हो अच्छे से? ओके। हाँ, खाना ना खा लिया है इसलिए आपको बड़ी हंसी छूट रही है, मेरे को समझ में आ रही है बात। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन देखा, और ब्रेक से भी पहले यानी कि हमने पिछले 2-3 सेशंस के अंदर अपन ने क्या देखा? अच्छा, आज का सेशन चौथा सेशन अपना आखिरी सेशन है इंटरप्रिटेशन को लेकर। ठीक है, आज अपन इसको खत्म कर देंगे। एक्सटर्नल एड्स है, इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड्स। इससे पहले हमने रूल्स देखे थे इंटरप्रिटेशन को लेकर, और उसके बाद अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इंटरनल एड्स के बाद आता है आपका एक पोर्शन, दैट इज एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। साहब, इंटरनल एड्स को लिखेंगे नहीं क्या? अरे बिल्कुल लिखेंगे। कौन लिखेगा? आप लिखोगे और कौन लिखेगा? कैसे लिखेंगे? हमको दो दो तीन तीन लाइन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। ये देखो। नहीं, ये देखो। अरे नहीं, ये देखो। यस, ये पेज 1 आपको दिख रहा है क्या? क्या आप देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो क्या? यस। तो मैं ये पीडीएफ आपको, आप कहेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। पेज 1 टाइटल, फिर प्रेम्बल। हाँ जी, ये मैंने आपको डिस्कस करने से पहले ही लिखा हुआ था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कल रात को मैंने लिखा है, नहीं, ये मैंने पहले ही लिखा हुआ था ताकि आपको मैं दे पाऊं। तो ये मैं आपको दे दूंगा, तो आपको क्या करना है कि इसमें से इसको ना पहले लिखना है। प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखना। जब कलम चलेगी तब यहां कलम चलेगी। आपको समझ में आ रहा होगा, जब जब आप लिखते हैं आपको चीजें याद होती हैं। डेफिनेशनल सेक्शन, इसके बाद आपका, तो ये पूरे 10 पॉइंट्स मैंने क्या है, दो दो तीन तीन लाइन में ऐसे कवर कर दिए कि 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है इंटरनल एड को लेकर स्पेसिफिकली। सर, आप कुछ बोलने वाले थे लेकिन नहीं बोला। मैं कुछ बोलने वाला था, भूल गया यार। चलो बोलता हूँ, बोल ही रहा हूँ कब से। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। अंगूठा दे दें जरा जिसको मजा आ गया कि इंटरनल एड्स भी हमें लिखा हुआ मिलेगा। अंगूठा दे दो जिसको लग रहा है कि अरे वाओ, हमको इंटरनल एड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्सटर्नल एड्स पर आते हैं। एक्सटर्नल एड्स, खुशी की बात है जी। आपको अगर ये चैप्टर में सोच रहा हूं कि पूरा अच्छे से हो जाए, तो पूरा अच्छे से हो जाए ताकि अदर लॉज हमारे अच्छे से हो जाए। एक मिनट में मॉड्यूल ले लूं। चलिए, एक सेकंड बस।
एक्सटर्नल एड्स में आपको ध्यान से सुनेंगे अगर 20 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, ध्यान से सुनेंगे अगर, क्योंकि मुझे पता है बहुत देर से बैठे हुए आप, पहले इंटरनल एड के लिए बैठे रहे, अब एक्सटर्नल एड, तो खत्म करो यार सर, बहुत हो चुका, बस बस खत्म होने वाला है, बस 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 हो गया हो गया, बस 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 खत्म होने वाला है, बस बस चलो। एक्सटर्नल एड्स के अंदर 4-5 नाम हैं। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो, चलो इसी में ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। नंबर 1, फर्स्ट हिस्टोरिकल सेटिंग, नंबर सेकंड है consolidating statutes, consolidating statutes and previous law। दिलीप जी लास्ट में याद दिलाना मेरे को, मैं बताऊंगा बिल्कुल, मेरे को याद आ गया क्या बताने वाला था। नंबर 3 यूजेज, नंबर 4 earlier later acts and analogous acts, analogous acts, earlier and later acts, number 5 dictionary definitions, number 6 use of foreign decision, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस, ये 6 है। अब सबसे पहली बात, एक्सटर्नल एड का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करेंगे अपन बीच में, ध्यान से सुनो। एक्सटर्नल एड का मतलब क्या है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, एकदम एक ऑरा बना के चलना। हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब है अर्थ निकालना कानून का, स्टैट्यूट्स का मतलब जो एक्ट बने हैं, एक्ट के अंदर नियम बने हैं, प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, स्टैट्यूट्स के अंदर सब कुछ, इनैक्टमेंट के अंदर सब कुछ कवर हो गया। हाँ जी, अब कैसे इनके अर्थ निकाले हैं, तो अर्थ निकालने को लेकर पहले हमने कुछ रूल्स पढ़े कि यार ये रूल्स हैं इनके, लिटरल कंस्ट्रक्शन कुछ प्राइमरी रूल्स थे, प्राइमरी रूल्स हमने 7 पढ़े, सेकेंडरी रूल्स हमने 2 पढ़े, हमने सोचा ऐसे अर्थ निकाल लो। इंटरनल एड्स के पर आए जब हम, इंटरनल एड्स के अंदर देखा कि वो जो स्टैट्यूट लिखा गया है, यानी कि जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, तो कंपनीज एक्ट का कैसे अर्थ निकालें यार, किसी शब्द के अंदर फंस गए, तो सबसे पहले टाइटल देखो, टाइटल क्या कह रहा है, प्रियम्बल देखो कि ये एक्ट के पर्पस किस उद्देश्य के लिए बना है, प्रियम्बल से पता चलता है कि क्या पर्पस था इस एक्ट को बनाने के पीछे, ये प्रियम्बल के अंदर पता चल जाता है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर हम आए कि प्रियम्बल हो गया, ये हो गया, उसके बाद हेडिंग्स के, एक काम करो कि साहब पब्लिक डिपॉजिट से संबंधित हमें प्रोविजन, अच्छा तो पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर, उसके अंदर उसके सारे सेक्शंस कवर्ड है, कौन सी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, नहीं, यानी कि हमने इंटरनल एड्स का मतलब ये था कि उस एक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सबसे मदद लेकर देखो, अगर उन सबसे मदद नहीं मिलती है तो एक्सटर्नल बाहर जाओ, बाहर जाओ मतलब एक्ट के बाहर से आप हेल्प ले सकते हो। अब वो एक्ट के बाहर से कहां कहां से हेल्प ले सकते हो, सारी बातें हमने कर रखी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अभी यहां पर, सिर्फ चर्चा करके खत्म कर देना है। और एग्जाम में जनरली मुझे नहीं लगता कि पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा गया तो 2-2 3-3 लाइन अपने को पता होनी चाहिए, और वो 2-2 3-3 लाइन आप खुद लिखोगे या मैं लिख के दूंगा आपको, मुझे ये भी बता दो जरा,
ये मत बोलना जवाब आपको पहले से पता है। मेरे को मालूम है बहुत आराम कर लोगो, तुमको बस चम्मच से खाना है, स्पून फीडिंग चाहिए। आप लोग लिख लोगे कि मैं लिख के दूंगा आपको वैसे ही पीडीएफ जैसे उसका दिया इंटरनल एड का, है ना? आंसर कर दो फटाफट, स्टार्ट करते हैं फिर। हरे राम जी। चलिए, एक्सटर्नल एड्स स्टार्ट करते हैं। एड्स का मतलब है यहां पर मदद, एक्सटर्नल मतलब बाहरी सहायता। सर आप बहुत अच्छे, पता था मुझे, आप ही दे दो। सहायता, मदद, मदद। चलो, हिस्टोरिकल सेटिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई साहब कोई एक्ट बना, अब ध्यान से सुनते जाना, बस कहानियां सुनते जाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि साहब इसकी हिस्टोरिकल सेटिंग देखो, कोई भी एक्ट बना तो इसकी हिस्ट्री चेक करो कि एक्ट क्यों बनाया गया, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था इस एक्ट को बनाने के पीछे। सारे सरकमस्टेंसेस देखते हैं, सारे के सारे, तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि इस एक्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई कानून को। इसकी हिस्ट्री जाके देखो, हिस्ट्री से जब आओगे तो पता चलेगा कि इस एक्ट का गठन क्यों किया गया था, क्या परेशानियां थी, क्या इविल्स थे, जैसे प्रियम्बल में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये एक्ट बनने के पहले की बातें हैं। इसकी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखी जाए, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मतलब लोकसभा में जब इस एक्ट को लेकर आए तो क्या चर्चाएं हुई, राज्यसभा में इस एक्ट को लेकर आए बिल पास कराने के लिए तो क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या विरोध हुए, विरोध के क्या पॉइंट्स थे, ये सब देखा जाए। प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दी, एसेंट मतलब सहमति देने के बाद अगर उसने अपने भाषण में इस एक्ट के ऊपर कुछ दो शब्द कहे तो वो दो शब्द क्या थे, वहां से भी पता चलता है कि पर्पस, अल्टीमेटली पर्पस और ऑब्जेक्ट को लेकर ही ये सारी चर्चाएं होती हैं कि किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। पुराने लॉज देखे जाए, एंशियंट लॉज देखे जाए, कोई भी एक्ट बनने से पहले मान लो खच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, अभी किसान आंदोलन में अपन देख रहे हैं तमाम तरह की कमिटीज हैं, कमिटीज के वो वाली कमेटी के नियम हम पे लागू कर दो, तो बहुत सारी कमिटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी होंगी, उन रिपोर्ट्स को सबको सम्मिलित करके, इकट्ठा करके, संगठन करके एक एक्ट का निर्माण किया गया। तो उन रिपोर्ट्स को देखो वहां पर क्या था, ये तब किया जाता है हिस्टोरिकल सेटिंग जब मामला बहुत ज्यादा फंस जाता है, इंटरप्रिटेशन निकल ही नहीं रहा है कहीं से भी, तो हिस्टोरिकल सेटिंग पे चले जाओ। एक बार फिर से सुनो, ये खत्म हो गया पॉइंट। हिस्टोरिकल सेटिंग क्या कह रहा है कि भाई साहब इंटरनल एड से आपको मदद नहीं मिली कि नहीं मिली, चलो एक्सटर्नल एड में आओ। एक्सटर्नल एड में पहला पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग क्या कह रहा है कि साहब एक काम करो आप, कि हिस्ट्री, ये क्यों बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, ये देखो, ये इस एक्ट का गठन किया क्यों गया, सबसे पहली चीज तो आपको यही देखनी है। ठीक है साहब, ये एक्ट का गठन क्यों किया गया ये देख लेंगे हम। ठीक है, लॉ का क्या इंटेंशन था, क्या समस्याएं थी, क्या समाधान चाहता था कानून, सारे सरकमस्टांसेस देखने के बाद काफी हद तक आपको आइडिया हो जाता है। एक बात तो इस पॉइंट के अंदर ये बोली है। दूसरी बात क्या बोली है, इसकी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखो, इसके एंशियंट लॉज क्या बने थे, यानी कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो है इसके अंदर अपन को देखना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल को रखा गया होगा, वहां पे क्या डिस्कशन हुए, क्या बहस हुई, कौन से पॉइंट्स रेज किए गए, ये, तो ये सारी कहानियां जानने के बाद प्रेसिडेंट साहब आए, उन्होंने अपनी सहमति दी, तो उन्होंने क्या सोचा, तो ये सारी कहानियां जानने के बाद फिर ये कानून लाया गया। कुछ कमिटीज बिठाई गई, कमिटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी, उन रिपोर्ट्स में क्या लिखा था ऐसा, तो इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लो, जिसके अंदर के शब्द को लेकर आप तड़प रहे हो कि मुझे इसका अर्थ मिल जाए, तो इसकी हिस्ट्री आपको जाननी होगी, एकदम घुस के जानना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको सीआईडी लगानी पड़ेगी, अपनी सीआईडी तो बनना पड़ेगा। ज्ञान चाहिए तो डूबना पड़ेगा, और डूबने के लिए हिस्ट्री में घुसो, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है।
पॉइंट नंबर 2 कहता है कंसोलिडेशन या कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉज। कई बार क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर ना एक से ज्यादा कानून बनते चले जाते हैं। एक ही मैटर को लेकर एक कानून बना, फिर उसी मैटर पे दूसरा बन गया, मैटर वही है कानून अलग, तीसरा मैटर, मैटर वही है कानून तीसरा। तो लॉ क्या करता है कि यार इतने सारे एक्ट एक ही काम को लेकर बने हैं, तो क्यों ना इनको हम कंसोलिडेट कर दें। तो कंसोलिडेट कर देते हैं, तो कंसोलिडेशन करने के बाद नया एक्ट बना दिया जाता है, और नया एक्ट बना दिया जाता है तो उसके शब्द में हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके शब्द में कोई दिक्कत आ रही है, तो कंसोलिडेट करने से पहले उसका क्या अर्थ लिया जाता था ये निकाल के देख लो, प्रीवियस लॉज में क्या था। यही पॉइंट बस इतना सा कह रहा है यहां पर, और कुछ भी नहीं कह रहा। जैसे हमने जीसीए एक्ट पढ़ा, जीसीए जब आपने पढ़ा होगा जीसीए, तो जीसीए का फुल फॉर्म क्या था, जनरल क्लॉसेस एक्ट। तो जीसीए के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि साहब एक एक्ट था 1868 में, पहला वाला आया, ठीक है, फिर दूसरा वाला कब आया 1887 में। फिर कानून ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, इनको कंसोलिडेट कर देते हैं, प्लस एक्सटेंड करके एक नए एक्ट का गठन कर देते हैं, उसका नाम दे दिया 1897, जिसे हमने पढ़ा। अब मान लो कि 1897 में कोई समस्या उत्पन्न होती है, किसी वर्ड को जानने के लिए कहीं फंस रहे हैं, तो 1868 में किस हिसाब से उसको इस्तेमाल किया गया था, 1887 में उसका क्या अर्थ निकाला गया था, प्रीवियस लॉज को उठाकर आप देख लो, वहां से आप इंटरप्रिटेशन ले सकते हो। तो ये कह रहा है सिर्फ इतनी सी बात। भाई जब भी कंसोलिडेशन की बात आती है ना, तो दो तरह से एक फ्रेजेस लिखे होते हैं। पहली फ्रेज क्या लिखी होती है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो क्या होगा, 1868 प्लस 1887 को कंसोलिडेट करके न्यू बना दो। एन एक्ट टू कंसोलिडेट सिर्फ इतना लिखा है, तो 1868 जीसीए का और 1887 को जोड़कर नया बना दो। लेकिन यहां पर क्या लिख देते हैं कई बार, एन एक्ट, एंट लिख दिया मैंने, ये तो आंटी जी हो गई, आंटी जी को बोलो, आंटी पुलिस बुला लेगी ना, आंटी का नाम ले लिया अपन यहाँ पे। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट एंड, यहां तो साथ में लिखा होगा मॉडिफाई, या फिर लिखा होगा एक्सटेंड, एक्सटेंड, यहां तो लिखा होगा मॉडिफाई या फिर लिखा होगा एक्सटेंड। तो इसमें क्या होगा कि ये इसका असर तो होगा ही सही, यानी कि 1868 प्लस 1887 प्लस न्यू प्रोविजंस, फिर बना 1897। तो अब जो 1897 बना, न्यू प्रोविजन के अंदर मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ निकालना है, और वो अर्थ अपन ने कोई डाल के तो रखा नहीं है, तो फिर देखेंगे 1868 या 1887 में उसका कुछ कोई प्रोविजन, कोई एग्जांपल कुछ था क्या, तो वहां पर क्या अर्थ लिया गया था वही लेकर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ वैसा ही है। देखो देखो ऐसा है, रूल्स अलग है, किसी का कहना है कि ये हिडन रूल्स जैसा लग रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें रूल्स जैसी ही लगेंगी, और रूल्स ही तो हैं। आप प्रैक्टिकली सोचो, रूल्स आर डिफरेंट एंड एड्स आर डिफरेंट। रूल्स कह रहे हैं नियम, अब वो नियम का पालन करने के लिए किसी की भी एड ले सकते हैं, चाहे अपन इंटरनल लें चाहे एक्सटर्नल लें। तो आप यह मत मानो कि रूल अलग हैं, एड्स अलग हैं, इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है। इंटरनल अलग और एक्सटर्नल अलग हैं, ये ठीक है। इंटरनल का मतलब है स्टैट्यूट के अंदर से ही निकालो अर्थ, और एक्सटर्नल क्या कह रहे हैं कि बाहर से निकालो अर्थ, बाहर से ले लो, बाजार में क्या चालू है उस हिसाब से ले लो। यस, बराबर है ना। लेकिन रूल्स क्या कह रहे हैं, इंटरनल से निकालो, एक्सटर्नल से निकालो, नियम ये पालन करो। तो रूल्स आर डिफरेंट एंड एड्स आर डिफरेंट, ये चीज का ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना ये तो रूल वाली बात ही हो गई, हाँ तो हो सकती है ना, अच्छी बात है, रूल वाली बात हो गई तो अपन को लिखने में मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है दिलीप जी, ओके। तीसरा आता है जी यूजेज, मैं मान के चलू सेकंड पॉइंट इज ओके।
फटाफट से आपका अंगूठा आ जाना चाहिए। नंबर 1, नंबर 3 ले रहे हैं हम यूजेज। फटाफट अंगूठा दे दो। यस, चलिए, पॉइंट नंबर 3 इज यूजेज। यूजेज क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ये भी छोटी सी बात है। क्या होता है कि किसी वर्ड का मीनिंग एक्ट में तो नहीं मिला। यस, किसी वर्ड का मीनिंग एक्ट में तो नहीं मिला। अब एक्ट में वर्ड का मीनिंग नहीं मिला तो अपन क्या करेंगे? अपन तो कोर्ट में जाके लड़ाई करेंगे कि साहब हम तो ये मान रहे हैं और वो क्या बोलता है ये मान रहा है। तो किसी कोर्ट ने क्या किया, किसी कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया कि इस वर्ड का हम ये मीनिंग मान के चलता है। देखो फिर से सुनो, किसी वर्ड का मीनिंग हमें एक्ट में नहीं मिला, या फिर मल्टीपल मीनिंग थे, सेवरल मीनिंग से हम लोग फंस रहे थे, हम करें तो क्या करें? तो हम कोर्ट में झगड़े को लेकर चले गए। कोर्ट में झगड़े को लेकर चले गए तो कोर्ट भी फंस गई। कोर्ट भी फंस गई, लेकिन फिर कोर्ट ने क्या किया, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, कोर्ट क्या करती है जहां कोर्ट फंस जाती है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए फैसला सुना देती है। फैसला सुना देती है, उसको पता है कि अगर इसको ज्यादा तकलीफ होगी तो ये अपर कोर्ट में जाएगा अपील करने, तो वो समझे अपन तो फ्री। तो कोर्ट ने क्या किया कि अपना फैसला सुना दिया। हालांकि पीछा छुड़ाना तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने क्या किया कि अपना फैसला सुना दिया। अपना दिमाग से उन्होंने इंटेंशन पकड़ने की कोशिश तो करी होगी ना। जज साहब, जज लोग तो यार बाप लोग होते हैं लॉ के, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के मामले में तो भारी होते हैं। तो उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन जो भी लगाया उस वर्ड का और एक फैसला सुना दिया। फिर से उसी वर्ड को लेकर किसी का झगड़ा हुआ, तो नए जज के पास मामला पहुंचा। अब नया जज क्या देख रहा है कि यार इसका मीनिंग तो किसी ये एक्ट में तो नजर ही नहीं आ रहा, क्या करें? देखो इस वर्ड के पीछे कभी पहले कोई झगड़ा हुआ क्या? हाँ सर, एक बार हुआ था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। अरे ठीक है, तो इसका अर्थ वही मान लो जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। यानी कि आगे से जब भी इस वर्ड के ऊपर झगड़े होने लगे तो यूजेज इन ट्रेड अपन कह सकते हैं ना कि ये शब्द का ये अर्थ चलन में आ गया, ये शब्द का ये अर्थ चलन में आ गया। ये अर्थ चलन अपन पढ़ते ना, नहीं इसका मतलब ये होता है, उस कोर्ट का फैसला था और उसके बाद से इसको यही मानते हैं, तो इसको यही मानते हैं। यूजेज का मतलब यही है, यूजेज का मतलब यही है। जैसे इनकम टैक्स में इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर अभी 2012 का केस था शायद, तो 2012 में एक झगड़ा था। उस झगड़े में गुडविल को इंटेंजिबल माने या नहीं माने ना, तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि गुडविल को इंटेंजिबल का हिस्सा माना जाए। तो उसके बाद से गुडविल को इंटेंजिबल का हिस्सा मानने लगे। लेकिन अभी रिसेंट अमेंडमेंट, कुछ साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसे रिसेंट अमेंडमेंट आए और उसके अंदर गुडविल को लेकर अलग से प्रावधान बना दिए। लेकिन जब तक नहीं बने थे तब तक उसे इंटेंजिबल का ही हिस्सा मानते रहे, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस लॉ, क्योंकि वहां कहीं मिल ही नहीं रहा है कि गुडविल को काय में डालें, किसमें घुसा है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, इंटेंजिबल में घुसा दो। घुसा दिया इंटेंजिबल में, फिर वो घुसता ही चला गया, घुसता ही चला गया, चलता ही चला गया। ठीक है। अब क्या कोर्ट इस यूजेज में जो आम चलन में शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, कोर्ट क्या इसे बदलता है? जब तक कोर्ट के पास स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, जब तक कोर्ट के पास स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, तब तक कोर्ट इसके शब्द को बदलता नहीं है, इसके अर्थ को बदलता नहीं है। जो यूजेज में लेकर चला जा रहा है उसी को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूजेज के अंदर क्या है कि भाई साहब, जहां पे लैंग्वेज जो है डाउटफुल है, लैंग्वेज क्या है, डाउटफुल है, अच्छी बात है। तो क्या करें? तो फिर ये देखो कि इस लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इस लैंग्वेज का, इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड क्या लेकर चला जा रहा है, इसी को जो भी लेकर चला जा रहा है, दैट मीनिंग may determine its true meaning। इसी को इसका ट्रू मीनिंग मान लिया जाएगा। ठीक है।
अब बात आती है कि साहब कोर्ट क्या इसे चेंज कर सकता है? तो कोर्ट कैन नॉट चेंज. कोर्ट should be very unwilling to change. कोर्ट की बिल्कुल इच्छा नहीं करती कि इसे चेंज करे. unwilling to change that interpretation. that interpretation कब तक? that interpretation कब तक? unless there is any strong reason behind this. This is all about of what? Usage. पहली बात क्या कि भाई साहब देखो, यहां पर देखो, पहली बात क्या कह रहा है कि लैंग्वेज भाई साहब डाउटफुल है. अच्छी बात है, डाउटफुल है, तभी तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए बैठे हैं. अगर मान लो कि क्लैरिटी होती तो हम क्या पगले हैं? तो ठीक है, लैंग्वेज डाउटफुल है, अच्छी बात है. इंटरप्रिटेशन क्या लिया जा रहा है इसका लंबे समय से? वही ले लो. क्या कोर्ट इसे चेंज करती है क्या? नहीं नहीं, कोर्ट बिल्कुल इच्छा ही नहीं, इस पर दिमाग ही नहीं लगाती कोर्ट ज्यादा, जब तक कि स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो. कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार इस कंटेक्स्ट में इसका ये मीनिंग नहीं लेना चाहिए, यानी कि अब कोर्ट के पास स्ट्रॉन्ग रीजन है. जब तक कोर्ट के पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होंगे कि क्या इस कंटेक्स्ट में कुछ और मीनिंग लिया जा सकता है, कोर्ट बोलेगा नहीं वही ले लोगे, चल जाएगा. चल जाएगा तो बात खत्म हो गई. दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? यूसेज. समझ में आता है? ओके करो, सिर्फ ओके लिखना है आपको. ओके ओके आपको लिखना है. ओके ओके आपको लिखना है. ओके ओके. हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनालोगस एक्ट एंड अर्ली एनालोगस एक्ट अर्लियर स्लैश लेटर एक्ट्स. अर्लियर स्लैश लेटर एक्ट्स. ध्यान से सुनना, एनालोगस एक्ट और ये क्या कह रहे हैं. पहले एनालोगस को समझते हैं. ओ तेरी, तू इतना मोटा कब से हो गया बाबू? एनालोगस एक्ट ध्यान से समझना. एनालोगस एक्ट का मतलब क्या होता है कि सेम मैटर पे जब दो या दो से ज्यादा एक्ट बने हुए हैं तो लॉ क्या कहता है कि दोनों एक्ट को बिल्कुल ऐसा पढ़कर चलो. एनालोगस एक्ट का मतलब क्या है? जब मैटर क्या है? सेम है. कितने एक्ट बने हैं? 2 और मोर एक्ट्स. तो लॉ क्या बोलता है? ट्रीटेड एज वन while interpreting any doubtful word. जैसे एग्जाम्पल भी लेते हैं इसका, लेकिन आप समझो कि एक पर्टिकुलर, आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना कि एक पर्टिकुलर क्या है आपका, एक कोई मैटर है, कोई वर्ड है. जैसे मान लो कि कंपनी को सिक्योरिटीज इशू करनी है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी वांट्स टू इशू सिक्योरिटीज. ठीक है, तो अब कंपनी को क्या करना है? कंपनी वांट्स टू इशू सिक्योरिटीज. तो शेयर्स इशू करनी है पब्लिक में. तो पब्लिक में शेयर्स इशू करने के लिए आपके ऊपर कौन कौन से हैं? एक आपको कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही सही. दूसरा आपको सेबी की गाइडलाइंस भी लगेंगी, सेबी रेगुलेशंस भी लगने वाले हैं. मैटर एक ही है, शेयर्स इशू करना, लेकिन अलग अलग एक्ट बने हुए हैं. तो आप किसी वर्ड के अंदर आप फंस जाते हो कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला जाएगा. तो लॉ कहता है कि एनालोगस एक्ट के टाइम पर जब दो या दो से ज्यादा एक्ट किसी एक मुद्दे पर, दो या दो से ज्यादा एक्ट बने हैं तो उन सबको कंसोलिडेट आप मत करो, लेकिन उन सबको एक ही मानकर चलो.
एक ही मानकर चलो, जैसे कि वो एक ही एक्ट है, और फिर उसके हिसाब से उसका अर्थ निकाल लो, उसका वर्ड का मीनिंग निकाल लो। बड़ी अच्छी बात है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप करना है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 तो है ही। दूसरा आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट भी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट भी है, बैंक्रप्सी एक्ट भी है। तो ये दोनों एक्ट के अंदर कंपनी के वाइंडिंग अप को लेकर प्रावधान दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। तो इन शब्दों के अर्थ इन दोनों एक्ट को बिल्कुल वाइंडिंग अप के टाइम पे बिल्कुल एक मानकर पढ़ा जाए, जब आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो तब। ऐसे नहीं कि इसको पढ़ना ही एक मान के, नहीं नहीं, पढ़ो सबको अलग अलग। अपन अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या देख रहे हैं कि किसी वर्ड में हम फंस गए हैं, और हमें कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है। इंटरनल एड हमने पूरा छान लिया, इंटरनल एड पूरा छान लिया, तो जाहिर सी बात है कि बाहर के एक्ट की तरफ जाएंगे, और बाहर का हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, तो अपन इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएंगे ना। और वहां पे उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई शब्द इस्तेमाल किया है तो देखो उसका अर्थ क्या लिया है, वही अर्थ उठा के ले लो यार। लेकिन अब बात आती है, बात यहां पे अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, लेकिन समझ में तो आता है। अब ये होता है कि पहली चीज, एनालॉगस एक्ट जो है, ANALOGOUS, ये जो एनालॉगस एक्ट है, इनमें दो बातें होंगी। यहां तो दोनों एक्ट के अंदर वर्ड का मीनिंग सेम होगा, या फिर वर्ड का मीनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। यहां तो वर्ड का मीनिंग सेम होगा। सेम होगा तो हमारे से ज्यादा खुश कोई बंदा नहीं होगा कि यार चलो वहां भी यही देके रखा है, इसका यही अपन इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वर्ड का मीनिंग सेम नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि कंपनीज एक्ट अलग बोल रहा है और बैंक्रप्सी, अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट उसी शब्द का कुछ और अर्थ निकाल के बता रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना, हार्मोनी बनाओ। दिलीप बाबू, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी कि स्टेप 1 क्या कहती है आप, कि रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ही लगाओ आप। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में तालमेल जमाने की कोशिश कर लो कि दोनों का पालन हो जाए। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार इससे उसका हल नहीं निकलेगा, तो फिर क्या करें, किसको प्रिवेल करें, तो लेटर वन must be prevailed over earlier one। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एनालॉगस एक्ट के अंदर, एनालॉगस एक्ट के अंदर, अच्छा ये तो चीज आपको समझ में आ रही है ना कॉन्सेप्चुअली, तो कॉन्सेप्चुअली तो चीज समझ में आ रही है ना। एनालॉगस एक्ट के अगर है, दो या दो से ज्यादा एक्ट बने तो अपन क्या करो यार, ऐसे तालमेल बिठा के कर लो। तालमेल नहीं बैठ रहा है फिर क्या करें, तालमेल नहीं बैठ रहा है, तालमेल बैठा लो, मतलब हारमोनी कर लो। और हारमोनी नहीं हो रहा है तो, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहे तो फिर जो जो एक्ट बाद में आया, लेटर वन का मतलब क्या है, इनैक्टमेंट डेट से है। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, जो एक्ट बाद में आया, जो लेटर होगा, लेटर एक्ट होगा, वो अपडेटेड वन होगा, लॉ ये मानकर चलता है। तो पुराने वाले का मतलब अगर दोनों एक्ट के अंदर ही विरोधाभास है, उस विरोधाभास को हमने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेजेस आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, और दोनों के बीच में हमने हार्मनी की कोशिश की लेकिन हार्मनी नहीं हो पाई, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन सा एक्ट बाद में आया डेट वाइज।
तो जो बाद में आया लॉ ये मान के चलता है कि यार ये अपडेटेड है, पुराना वाला छोड़ो, पुराने अर्थ नहीं जाने दो, ये अपडेटेड है, इसने नई टेक्नोलॉजी को भी शामिल करते हुए कानून लिखा होगा, तो इस वाले को मान लेंगे, पुराने वाले को इग्नोर कर देंगे। इतना समझ में आता है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? एनालॉगस एक्ट। क्लियर है क्या? जिसको समझ में आया अंगूठा दे दो। ये होता है आपका एनालॉगस एक्ट। अब अर्लियर और लेटर एक्ट क्या होते हैं? अर्लियर लेटर एक्ट भी समझ लो। एनालॉगस पे अंगूठा दे दो फटाक से। अब मेरे को बहुत प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। बड़ा ही प्यासा कौवा था ना, एक प्यासे कौवे के गाने, बिल्कुल वैसी हालत लग रही है। नेक्स्ट इज अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स। अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स देखो। कंपनीज एक्ट 1956, ये क्या था? अर्लियर एक्ट था। और 2013 क्या है? लेटर एक्ट है। तो जब आप कहीं फंस जाते हो, कंपनीज एक्ट के अंदर आप कहीं फंस गए, लेटर एक्ट, लेटर एक्ट, अरे यार आर उसके ऊपर चढ़ गया, साले आर के बच्चे। लेटर एक्ट तो 2013, अब मान लो 2013 में आप इंटरप्रिटेशन निकालते समय किसी वर्ड में फंस गए, तो लॉ क्या कह रहा है? इस वर्ड का अर्थ 1956 में क्या लिया था, वहां से देख लो। तो वहां से देख लेंगे, खत्म बात, इतनी सी बात कह रहा है। बोतल में स्टोन डालो, सर पानी ऊपर आ जाएगा। हाँ बोतल में पत्थर डालो, पत्थर पत्थर, अरे आवाज गूंज रही है। हेलो, अब आवाज नहीं गूंज रही है, अब ठीक है। हेलो, चलो। सर पानी की तलाश में उड़ मत जाइएगा, हरामखोर। ठीक है जी, नहीं उड़ते। Once there was a कौवा, he was very प्यासा, he saw पानी द जग, ते उतो पैंदी सी अग, पानी was सी वेरा थोड़ा, एंड कां जो था वो कट्ठे करे रोड़ा। भगवंत मान ने सुनाई थी ना एक बार पोएम, मालूम है क्या? हेलो, हेलो, हाँ। हेलो, हाँ जी, बैटरी थोड़ी सी रुक गई थी। 37 पॉज। हेलो, हाँ जी, चलिए। ये बैटरी बैटरी फिनिश हो गई थी, बैटरी चेंज किया मैंने इसके अंदर। ऑडिबल नाउ? यस, ओके, गुड। तो ये अर्लियर एक्ट, अच्छा ये कह रहे हैं कि मान लो आपने कोई एक्ट रिपील कर दिया था, या कोई भी इनैक्टमेंट, कोई भी सेक्शन डिलीट कर दी थी। मान लो कोई भी एक्ट रिपील कर दिया था, रिपील्ड एक्ट, अकाउंट लिख देता हूं बार बार, दिमाग बंद हो रखा है, एक्ट लिख, आदत है। रिपील्ड एक्ट या कोई सेक्शन, आपने क्या किया कि कोई सेक्शन गुम गई थी, खो गई थी, लॉ ने बोला इस सेक्शन को मत करो आप, ठीक है, नहीं कर रहे।
लेकिन कहीं किसी वर्ड में फंसे और उस फंसे हुए वर्ड का अर्थ उस रिपील्ड सेक्शन में, यानी कि जिसे हमने डिलीट कर दिया, तो उसको वापस से उसकी धूल झाड़ के देखो कि नहीं नहीं हमने सॉरी तुम्हें रिपील कर दिया था, इसका अर्थ बताओ ना। यानी कि जिसके साथ किया धोखा और वही वही देने वाला है आपको मजा चोखा। तो यहां पर रिपील्ड एक्ट की भी मदद ले सकते हो आप, ऐसा बोल रहा है वो। यानी कह रहा है कि जहां से मदद मिले ले लो यार, जहां से मदद मिले ले लो। ये नंबर 4 इज ओवर। देखो नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग मतलब पार्लियामेंट्री हिस्ट्री पे जाओ, राज्यसभा लोकसभा ये वो क्यों बना, क्या कहानी रही होगी, पूरी हिस्ट्री लेकर आओ इसकी, कि कोई तमाम तरह की कमिटीज थी, उनकी रिपोर्ट्स क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली आप चलो, आपको अर्थ मिल जाएगा। फिर कहते हैं कि आपने दो या दो से ज्यादा स्टैट्स अगर एक जैसे लगभग सिमिलर 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 प्रोविजंस के लिए, सिमिलर सिमिलर मैटर्स के लिए एक्ट बने हैं, तो उन्हें सरकार ने कंसोलिडेट कर दिया। तो कंसोलिडेट करने के बाद नया एक्ट, एक्सटेंडेड एक्ट बना दिया, नया एक्ट बना दिया, वहां फंसे तो कंसोलिडेशन से पहले चले जाओ, क्या कहानी थी। नेक्स्ट आता है यूजेज। यूजेज के अंदर हमने बोला कि लैंग्वेज अगर डाउटफुल है तो इंटरप्रिटेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से क्या लिया जा रहा है उसी को ले लो, और कोर्ट भी उसको लेती रहती है जब तक कि स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो चेंज करने के फॉर द कॉन्टेक्स्ट। एनालॉग एक्ट एंड अर्लियर और लेटर लॉज। तो अर्लियर लेटर लॉ मतलब अपन ने कंपनीज एक्ट 1956 2013 देख लिया, और एनालॉग कहता है कि दो या दो से ज्यादा एक्ट हैं और एक ही मैटर के ऊपर बने हैं, तो दोनों को बिल्कुल एक मानकर पढ़ो और चलो। और अब बात आता है कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है दोनों के अंदर, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो पहला स्टेप हमेशा हार्मनी, और अगर वहां से हार्मनी से काम नहीं चलता है तो फिर जो लेटर डिजाइंड एक्ट है तो उसी को, अपडेटेड एक्ट को ही अपन क्या करेंगे, अर्लियर वन के ऊपर प्रिवेल करेंगे। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी डेफिनेशंस। डिक्शनरी डेफिनेशन क्या कह रहा है देखो, डेफिनेशन ले लो यार डिक्शनरी से, और क्या डिक्शनरी, इसको छोटा छोटा ही तो था, और कर लेते हैं डिक्शनरी डेफिनेशन। डेफिनेशंस, ये इस पॉइंट के अंदर पता है क्या बोला है, लॉ कहता है सबसे पहले तो आप क्या करो, डेफिनेशन निकालो एक्ट से, एक्ट की सेक्शन 2। देखो मैं सेक्शन 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 2 में ही होता है, मैं सिर्फ जितने भी एग्जांपल आपको कोशिश कर रहा हूं कि जो देने के लिए, वो कंपनीज एक्ट के आधार पर दे रहा हूं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि डेफिनेशन एक्ट अपने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में दी है, मेजॉरिटी एक्ट में सेक्शन 2 में दी होती है, किसी में 3 में भी दी होती है, जैसा हमने जीसीए में पढ़ा था। तो वहां से डेफिनेशन ले लो। अगर एक्ट, हमारा एक्ट कहता है, जैसे कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि यार अगर लिस्टेड कंपनी में अगर आप फंस जाते हो और कोई डेफिनेशन आपको नहीं मिल रही है लिस्टेड कंपनी से संबंधित, तो आप SCRA, सिक्योरिटीज कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट, वहां से भी इसका डेफिनेशन उठा सकते हो। सेबी का भी सेबी के वहां से भी ले सकते हो, या डिपोजिटरी एक्ट से भी ले सकते हो। यानी कि अगर एक्ट ने ही रेफर कर रखा है कहीं बाहर जाने को, तो वहां से डेफिनेशन उठा लो। वहां से भी अर्थ नहीं मिला तो केस लॉ से उठा लो, केस लॉ से उठा लो, यानी कि यूजेज में क्या लिया जा रहा है, वहां से भी अगर अर्थ नहीं मिल रहा है तो फिर लॉ डिक्शनरी उठाओ। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब इसने लिखा हुआ है यहां पे, तो फिर लॉ डिक्शनरी से उठाओ। अब बात आती है कि इसका एक जनरल अर्थ निकलना है या टेक्निकल निकलना है। टेक्निकल है तो टेक्निकल अर्थ इसका ले लो, टेक्निकल डिक्शनरी अलग से आती है। और जनरल अर्थ निकल रहा है तो आप इसको देखो कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा इसका अर्थ मान लो कि जनरल भी अपन जब डिक्शनरी खोलते हैं तो क्या होता है, ये उल्लू के पट्टे 5-5 शब्द दे देते हैं और जो आप करते हो ना वही करना है। जैसे आपने क्या किया कि डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढा और उसके बहुत सारे सेवरल मीनिंग्स दिए हुए थे। कोई भी वर्ड आप गूगल पे टाइप करते हो तो डिक्शनरी में उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, सेवरल मीनिंग्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि यार हम किस सेंस में क्वेश्चन दिमाग में लेकर पूछ रहे हैं, उसमें से जो शब्द सबसे करीब नजर आता है उसी को हम अर्थ मान लेते हैं। यहां भी वही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट देखो,
जिस कॉन्टेक्स्ट में आप जो वर्ड का मीनिंग देख रहे हो, क्या ये उस पर खरा उतरता है, उसी को फाइनल इंटरप्रेट कर लिया जाएगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिया जाएगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिया जाएगा। जितने लोग को समझ में आता है ओके लिखना इस बार, ओके। डेफिनेशन के अंदर क्या बोला कि भाई साहब डेफिनेशन सबसे पहला काम आप एक्ट से लो, या एक्ट में कोई तरीका बताया हो तो वहां से ले लो। एक्ट में, हमारे कंपनीज एक्ट में क्या बोला है कि यार अगर कंपनी को पब्लिक में शेयर्स इशू करना है, लिस्टेड कंपनीज हैं, और किसी शब्द में फंसते हो तो एससीआरए की मदद ले सकते हो, सेबी की मदद ले सकते हो, डिपॉजिटरी एक्ट की मदद ले सकते हो। अच्छा, वहां से भी मदद नहीं मिली तो हमारे केस लॉज या वहां पे कोई केस लॉज में वहां की मदद ले लो। नहीं जी, वहां यूसेज में भी ऐसा कोई शब्द हमें नहीं मिला। अच्छा, तो वर्ड टेक्निकल है तो टेक्निकल इसका डेफिनेशन ले लो। नहीं, वर्ड तो जनरल थोड़ा है, तो ठीक है यार, फिर लॉ डिक्शनरी से जो भी अर्थ निकल रहा है ले लो। अरे साहब, लॉ डिक्शनरी में भी पांच पांच अर्थ देके रखे हैं, तो यार कॉन्टेक्स्ट देखो ना, इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? आपको किस सेंस में चाहिए? आप जब पांचों अर्थ देखेंगे तो वहां से शब्द खुद बोलेगा मुझे ले चलो ना, मैं ही तो हूं तुम्हारे काम का। तो जब वो कहेगा ना वो शब्द ले चलो ना, प्लीज मुझे ले चलो, ऐसे नहीं करो, प्लीज मुझे ले चलो, तो उसी को ले लो और उसको उपयोग में ले आओ, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिया जाएगा, ऐसा बोलता है डेफिनेशन, डायरेक्ट डिक्शनरी डेफिनेशन। लास्ट आता है आपका यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, फॉरेन डिसीजन क्या कहते हैं? अच्छा, अब देखो, डिसीजन दो तरह के होते हैं, इसको भी समझ लो। डिसीजन, डिसीजन डिसीजन कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। एक होगा फॉरेन डिसीजन, एक होगा इंडियन डिसीजन। किसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर अगर हम फंसे हुए हैं तो सबसे पहला काम तो हम भारत के ही डिसीजन पे जाएंगे रेफरेंस के लिए। डिसीजन मतलब फॉर रेफरेंस, इंटरप्रिटेशन। अगर हमें किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है तो हम किस पर जाएंगे? पहले इंडियन डिसीजन देखेंगे। इंडियन डिसीजन से अगर हमें इंटरप्रिटेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इस पर नहीं मिलता है, यानी कि प्रायोरिटी तो हम यही देंगे, प्रायोरिटी तो यही देंगे, लेकिन प्रायोरिटी के बाद भी अगर इसका जवाब आता है नहीं, हमारे पास आपका जवाब नहीं है, तो फिर हम किधर मूव करेंगे? फॉरेन डिसीजन पर। अब फॉरेन डिसीजन में भी दो बातें होंगी, एनी कंट्री, तो जवाब है नहीं। क्या किसी भी कंट्री का केस लॉ उठा लेंगे? नहीं। तो कोई स्पेसिफिक कंट्री, यस। कौन सी स्पेसिफिक कंट्री? ऐसी कंट्री जिसका लीगल सिस्टम या ज्यूरिस्प्रूडेंस सेम एज इंडिया है। प्रैक्टिकली सोचो, किसी वर्ड को ले, किसी एक्ट के किसी वर्ड को लेकर हम फंसे। अब ऐसे दुनिया में तो हर जगह तमाम तरह के एक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब तमाम तरह के जो एक्ट लिखे हुए हैं दुनिया के अंदर, तो अपन क्या किसी किसी भी देश का उठा लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। जो हमारे एक्ट से मिलता जुलता एक्ट किसी देश ने लिखा हुआ है, तो उस देश के अंदर कोई केस हुआ तो उस पर क्या डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन हमारे लिए ज्यादा करीबी होगा, ज्यादा क्लोज होगा, ज्यादा समझने वाला होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अरे बात समझ में आ रही है? यस। सबसे पहला काम फॉरेन डिसीजन की बात करें तो इसमें बोला कि भाई साहब सबसे पहले तो आप क्या करो, इंडियन डिसीजन देख लो। इंडियन डिसीजन अगर आपका मेल खाता है तो वहीं से गाइडेंस लेके आप काम चला लो यार। लेकिन नहीं सर, इंडिया में कोई ऐसा केस हुआ ही नहीं है, ये एकदम नया है, नया फ्रॉड है, नया बदमाशी है। सर लग हो रहा है। क्या हो रहा है? लैग हो रहा है। लैग है क्या? अगर आवाज आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? लैग हो रहा है सर। अरे लैग का मतलब क्या? हेलो? लैग मीन्स व्हाट?
लैग हो रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। ओके, वेट, मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं बुलाता हूँ उसको। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ओपन विंडजेट, पुअर, स्ट्रीम स्टेटस पुअर, वीडियो अटक गया है, थोड़ा अटक रहा है। ओके, चलिए। अभी आवाज आ रही है आपको? डन ऑल ओके? वार्निंग एरर, वार्निंग एरर, वार्निंग। नाउ क्लियर, अब ठीक है। ओके, एक बार फिर से सुनो। मैंने ये फॉरेन फॉरेन वाला का आंसर दे दो आप। लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, ठीक हो गया। चलिए, फॉरेन वाले का आंसर दो। कि मैं बोल रहा था कि एक सेकंड रुको। अरे ऐश्वर्या, वो ना इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर वो अपने आप, मैंने उसको मिड जेट ऑन हो गया था, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो ठीक हो गया है अभी। ऑडिबल है। हाँ, हो गया। ठीक है, आपको जाना हो आप चले जाना। ओके। हेलो। हाँ जी। तो ये फॉरेन डिसीजन वाली बात समझ में आई कि फॉरेन डिसीजन में अपन फॉरेन डिसीजन कब लेंगे? पहले इंडियन डिसीजन को देखेंगे। वहां से अगर हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, गाइडेंस मिल जाता है प्रॉपर, तो वो ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम फॉरेन डिसीजन पे जाएंगे। फॉरेन डिसीजन पे जाएंगे तो क्या किसी भी कंट्री का डिसीजन, मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉरेन डिसीजन वाला कंप्लीट हो गया था क्या, या फिर अटक रहा था उस समय? मुझे आंसर करो, मुझे समझ में तब आएगा जब आप आंसर करोगे यार। उस बात को लेकर आप कोई आंसर ही नहीं कर रहे हो। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आंसर करो। फॉरेन डिसीजन वाला पॉइंट हो गया था ना? हो गया था, ऐसा कोई लिख देगा तो मेरे को बड़ी सुकून मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। क्या किसी भी कंट्री का लेंगे? तो बोलते किसी भी कंट्री का नहीं लेंगे भाई साहब। जिस कंट्री का लीगल सिस्टम या जुरिस्प्रूडेंस हमारे जैसा ही है, तो उसको लेने में हमारे लिए इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक्ट और उनके एक्ट सेम सेम है, तो सेम अकॉर्डिंगली सेम सेम हो जाएगा। सेम 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 सेम। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एड्स खत्म। हिस्टोरिकल सेटिंग, दो दो तीन तीन लाइन आपको लिखनी है सबके ऊपर, और मुझे पता है कि आप लिख सकते हो। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स, यूजेज, एनालॉग्स, डिक्शनरी एंड यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होने से पहले का आखिरी पोर्शन था। खत्म होने से पहले का, खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। एक छोटी सी बात और है, और वो है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मैं लिख देता हूं, आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये अलग से 4 से 6 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा ही देता हूं। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा ही देता हूं, एक बार लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे इसको समझ लेंगे, ताकि क्या टाइम बचेगा। क्योंकि मैं लिखवा देता हूं। 4 से 6 नंबर का 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस हैं। लिखो, साथ साथ लिखेंगे। मैं समझ के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिख लेंगे। मैं समझ के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिख लेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर वन, वन हैज टू find out what a
reasonable, what a reasonable man would understand. Reasonable man would understand by words used in the deed, or document. First point. Second point, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं. Reasonable man who has taken care, any reasonable man who has taken care to inform, himself, of surrounding circumstances of deed या document. Its scope / intention. ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो. मैं इसके लिए पहले लिखा देता हूं. A deed may be read as a whole. चलो पहले सुन लो यार. ऐसे क्या है, आपको लिखते लिखते ना फिर मजा भी आने लगेगा कि हाँ, खत्म भी साथ साथ हो जाएगा. पहले सुन लो. डीड्स राइटिंग नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स और डॉक्यूमेंट्स और डीड्स का इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है तो बस 2 3 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो 4 से 6 नंबर का आता है, तो अपन को ऐसे 4 से 6 नंबर में लिखना होता है. तो लॉ क्या कहता है कि सबसे पहली बात क्या, कि कोई डीड या कोई डॉक्यूमेंट या कोई एग्रीमेंट या कुछ भी एग्रीमेंट का आप क्या कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हो. जैसे मान लो कि एक एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है, 2 लोगों के बीच में लिखा गया है. 2 लोग कौन है, एक पार्टी है पार्टी ए और एक पार्टी है पार्टी बी. इसके अंदर आप, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, लंबा चौड़ा एग्रीमेंट है, मान लो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है. यानी कि लंबा चौड़ा एग्रीमेंट लिखा हुआ है और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऐसा कोई एग्रीमेंट लिखा है और हर पार्ट के अंदर 1 2 3 4 5 क्लॉज हैं. 6 7 8 क्लॉज, 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके क्लॉजेस लिखे हुए हैं. ऐसे ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट लिखा गया. अब उस एग्रीमेंट का इंटरप्रिटेशन, तो एक लेमन आदमी, एक रीजनेबल मैन, एक साधारण व्यक्ति जो कानून के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता लेकिन बाजार को तो जानता है ना, तो बाजार में किसी भी एग्रीमेंट को क्या देखकर सोचता है, क्या उसके दिमाग में इंटेंशन, क्या इंटेंशन को लेकर वो कानून या एग्रीमेंट में जाता होगा. एक रीजनेबल मैन के हिसाब से पहले इसको सोचो कि रीजनेबल मैन इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, वैसे ही करो. एक रीजनेबल मैन क्या इंटेंशन के साथ, क्या उद्देश्य दिमाग में रखकर इस कागज को लिखा होगा, ये सोचो. रीजनेबल मैन है नहीं आम आदमी लोग एग्रीमेंट लिख रहे हैं. कानून तो कानून बनाने वाला था, तो ड्राफ्टमैन की इंटेंशन थी. यहां पे एग्रीमेंट मेरे और आपके बीच में हो रहा है, तो हम दोनों क्या है, रीजनेबल बंदे हैं यार, आम आदमी है. तो आम आदमी क्या ही सोच सकते हैं कानून, मतलब एक डीड लिखने के लिए तो वही सोचना है. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सर्कमस्टेंसेस दिमाग में रख सकते हैं, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, खुद को इस बात से अवगत करा के आपको इंटरप्रिटेशन करना है. एक बार फिर से सुनो,
कितने लोग को मेरी ये कहानी समझ में आ रही है? आप थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना। रुको मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूं। आप मेरी इस बात को थोड़ा सा दिमाग में लगाने की कोशिश करना। एक्ट या इनैक्टमेंट कानून ने बनाया, तो हम जब इंटरप्रिटेशन पे गए तो जिसने कानून लिखा तो क्या सोचा होगा, हमने ये पकड़ा। लेकिन अग्रीमेंट और डीड तो दो आम आदमियों के बीच में लिखी गई, तो वो आम आदमी ने क्या शर्तें उस डीड या अग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉजेस डाले हैं, तो आम आदमी क्या ही सोच के बेचारा एक क्लॉज डालता होगा, वही क्लॉज आपको उस आम आदमी की सोच को पकड़ना है। तो एक रीजनेबल मैन क्या सोचता है, एक रीजनेबल मैन क्या सर्कमस्टांसेस पकड़ता है, उसकी क्या इंटेंशन होती होगी जब वो एक अग्रीमेंट लिखता होगा, क्या स्कोप लेकर चलता होगा वो कि ये चीज मुझे कवर करनी है यार, मैं कहीं से फंसू नहीं। तो बस वो उस रीजनेबल मैन के जूतों में अपने पैर रख दो और चल लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये पहले दो पॉइंट जरा पढ़े हम। वन हैज टू फाइंड आउट whether what a reasonable man would understand by words used in the deed or document। एक reasonable man शब्दों का अर्थ क्या लगाता है वही आप भी लगा लो। दूसरी बात, any reasonable man who has taken care to inform himself of surrounding circumstances कि बाजार में क्या चल रहा है, एक reasonable man ने क्या टेक केयर किया होगा जब उसने अग्रीमेंट लिखा होगा ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट, इट्स स्कोप, उसका इंटेंशन क्या रहा होगा, ये बात हो गई। तीसरी बात, पूरे अग्रीमेंट को एक साथ पढ़ा जाता है। तीसरी बात क्या, पूरी डीड को एक साथ पढ़ा जाता है ताकि इसका ट्रू मीनिंग निकाला जा सके, क्योंकि किसी क्लॉज में क्या बात कह रहे हैं, किसी क्लॉज में क्या बात कह रहे हैं, तो पूरा अपन बोलते ना, ए तेरे को समझ आया क्या, रुक जा एग्रीमेंट में मुझे नीचे देख ये पॉइंट दिया, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये फंस रहा है ना यहाँ पे, अरे रुक तो सही, पॉइंट नंबर 3 में फंस रहा है, लेकिन अगर पॉइंट नंबर 7 में निकल रहा होगा तो उसने कोई एक्सेप्शन डाल दिया होगा तो मुझे पूरा कागज एक साथ पढ़ लेने दे, उसके बाद मैं इसका इंटरप्रिटेशन निकाल पाऊंगा कि इस शब्द का क्या कहना चाह रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 है, अ डीड, लिखना चालू करें, अ डीड में बी read as a whole। पूरी एक साथ पढ़ो, to ascertain the true meaning in several clauses। The true meaning in several clauses। The true meaning in several clauses। Point number 4। Point number 4। अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसा मान के चलूं आप साथ साथ लिख रहे हैं और मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि अब आप ये लिख चुके हैं। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट पार्ट के पॉइंट नंबर 4 यानी कि क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 8 के अंदर क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अगर मान लो दो क्लॉजेस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, अगर दो क्लॉजेस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो पहला स्टेप हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में क्या इस्तेमाल करना है, हार्मनी, कि ऐसे ऐसे इनका अर्थ निकालो कि दोनों का हार्मनी यानी कि दोनों में तालमेल बैठ जाए। लेकिन अगर तालमेल नहीं बैठता है तो क्या किया जाएगा, अगर तालमेल नहीं बैठता है तो क्या किया जाएगा, तो पहले वाला क्लॉज यानी कि ये जैसे यहां पर क्लॉज नंबर 4 है, पहले वाला क्लॉज बाद वाले क्लॉज के ऊपर प्रिवेल करेगा। जो पहले लिख दिया वही सही है, जो बाद में लिखा हो गलत है, ये मान के चलो। अगर दोनों के बीच में हार्मनी हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हार्मनी नहीं हो रही है तो अर्लियर क्लॉज विल ओवरराइड द लेटर वन, यानी कि इसको लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो इसको लिख देते हैं कि अगर भाई दो क्लॉजेस के अंदर झगड़ा है तो उसका क्या होगा, ध्यान से समझो। तीसरा पॉइंट लिख लो जी,
तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इफ देयर इज एनी conflict between, if there is any conflict between two or more clauses, two or more clauses, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस के बीच में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो स्टेप वन, an attempt should always be made, should always be made, attempt should always be made to read all clauses harmoniously, to read all clauses harmoniously, ब्रूस ली था, यहां हारमोनियस भी ली है, ब्रेट ली, लेकिन लेकिन क्या होता है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, हार्मनी। अगर दोनों के बीच में तालमेल बैठाना पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है, देन द अर्लियर, ये ध्यान रखना आप, अर्लियर clause will override, earlier clause will override the later one, override the later one, बाद वाले पे पहले वाला चढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली, सिमिलरली क्या, ध्यान से सुनना, मैं सब, चलो मैं रुक जाता हूं, मैं रुकू क्यों, मैं लिखता जाता हूं, अपोजिट हो गया एनालॉग से, होने दो ना भाई, ये डीड्स की बात चल रही है, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट ड्राफ्टमैन ने नहीं लिखे, ये आम लोगों ने लिखे हैं, तो इनके नियम जो होंगे, नियम जो यहां इसमें दे के रखे हैं कानून में, वही अपन नियम पालन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको उल्टा सीधा ऐसे मत पकड़ो, जैसा है वैसे पकड़ के चलो, नहीं तो क्या है कि आप इसका उल्टा सीधा पकड़ोगे तो सीधा किधर था उल्टा किधर था उधर फंस जाओगे। आप ये ध्यान रखो कि जो पहले लिख दिया ना अपन ने जो पहले लिख दिया वो सही है, बोलते ना मैंने रुमाल डाल दिया, जगह मेरी है, पहले भी किसने डाला, मैंने डाला, तो पहले किसने क्लॉज दिखा, क्लॉज नंबर 3 मेरी बच्ची, बात खत्म, नीचे वाला खत्म, ऐसे पकड़ के चलो। आपसी सहमति अपन बाजार में करते ना, पहले किसे किया, पहले मैं, हाँ पहले तू ना, तो तेरी चलेगी, तो किसकी चलेगी, पहले वाले की चलेगी, ऐसे पकड़ के चलो इसको, है ना। सिमिलरली, अच्छा अगर ऐसे ही ये एक यहां पे एक क्लॉज की बात थी, अगर एक पूरे पार्ट में कुछ बात कह रखी है, पूरे पार्ट, अगर दो पार्ट्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो स्टेप 1 क्या फॉलो करेंगे, हार्मनी। स्टेप 2, पार्ट 1 प्रिवेल करेगा पार्ट 2 के ऊपर, बिल्कुल सेम लिख देते हैं यहां पर। सिमिलरली लिखें, फटाफट लिखें, इफ वन पार्ट ऑफ document or deed is in conflict with another part, is in conflict with another, an attempt, यानी कि वही स्टेप 1, an attempt should always be made, should always be made to read both या all
parts, all parts harmoniously लेकिन फिर 7 पॉइंट सेम. इफ इट इज नॉट पॉसिबल यानी कि हार्मनी इज नॉट पॉसिबल. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है? हार्मनी, यानी कि तालमेल नहीं बैठ रहा है. देन द अर्लियर पार्ट will prevail over the later one. Over the later one. नंबर 8 पॉइंट लिखो. 4 से 6 नंबर में और क्या प्राण हर लेगा वो हमारे, इतना सारा लिखवा दिया है. देखो एक बात का ध्यान रखना कि ये मूर्खता हमें नहीं करनी कि एक डीड, जैसे क्या होता है एक एक्ट के अंदर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरे एक्ट में चले गए. तो एक डीड में हमें समझ नहीं आ रहा शब्द का अर्थ, तो वो दूसरे, अरे यार हर दो बंदों की इंटेंशन अलग, सोच अलग हो सकती है. तो आप उस पे मत जाओ. आपको क्या करना है कि दूसरे डीड या उसका रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है. ये एक्सपीडियंट नहीं, ये इनएक्सपीडियंट होगा. इट इज इनएक्सपीडियंट. inexpedient to construe the term या to interpret the term. to construe का मतलब भी interpret है ना. construe the term of one deed by reference of another deed. by reference of another deed. बड़ी अच्छी बात है जी. अगली बात देखो जी. गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या कहता है यहां पर डीड्स के लिए? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल यहां पे कहता है जी, सबसे पहले पार्टीज की इंटेंशन को जानो. असर्टेन, हम भी तो शुरू से वही बोल रहे हैं, तो गोल्डन रूल क्या बोल रहा है बाबू? असर्टेन इंटेंशन. किसके इंटेंशन? पार्टीज की, दोनों पार्टीज की इंटेंशन को ज्ञान ले लो ऑफ जो डीड लिख रहे हैं. उन्हीं के दिमाग को तो पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं. फिर आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द वर्ड्स इन देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल और पॉपुलर सेंस, आप इंटरप्रिटेशन निकाल लो. इंटरप्रेट देम, फिर इंटरप्रेट देम आफ्टर considering all the words in their ordinary, बाजार के लोग बेचारे ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग पे ही चलेंगे, नेचुरल और पॉपुलर सेंस. ये अर्थ निकाल लो और इंटरप्रिटेशन कर दो. जब ये लिखोगे तो ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखोगे. ये गोल्डन रूल आपको लिखना जरूरी है, ध्यान रखना. गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहां पर क्या कह रहा है? गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कह रहा है कि पहले दोनों की सोच जान लो, उसके बाद क्या करो कि उन शब्दों के बाजार में जितने भी अर्थ निकल रहे हैं, नेचुरल मीनिंग, उन सबको लो और उस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल कर लो जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट, एलिमेंट्री रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है यहां पे, ये भी ले लेते हैं. पॉइंट नंबर 10, एलिमेंट्री रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये क्या कह रहा है ये भी जान लो. यहां पे ये कह रहा है कि सेम वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग नहीं है जब तक कि, देखो
same word can't have, same word cannot have different meaning. भाई एक शब्द को अगर 10 जगह यूज किया है, एक डीड में एक डॉक्यूमेंट को एक शब्द को 10 जगह यूज किया है तो उसके अलग अलग अर्थ नहीं लगाए जाएंगे। यह एलिमेंट्री रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर मान लो कि किसी एक शब्द का इस्तेमाल किसी एक जगह किया है तो उसका अर्थ हर जगह वही लगाया जाएगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट डिफाइंस अदरवाइज। जब तक कि उस शब्द को अलग अर्थ में जानने, अलग अर्थ में लेने के लिए वो कॉन्टेक्स्ट नहीं कहता है, यानी कि कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे आप अर्थ बदलो, अदरवाइज आप अर्थ सेम, एक शब्द 25 जगह यूज हुआ तो 25 जगह उसका वही अर्थ माना जाएगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट डिफाइंस अदरवाइज। बहुत लिख लिया है, चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं। 11 10 है, 10 के बाद 11, 11 होता है शगुन, शगुन होती है शादी, चैप्टर होता है खत्म, आखिरी पॉइंट। इफ एनी पार्ट इज वाइड, अगर डीड के अंदर कोई पार्ट वाइड है या कोई क्लॉज वाइड है, इसका मतलब पूरी डीड वाइड नहीं हो जाएगी, बस उसका पालन नहीं होगा। लिख लो, इफ एनी पार्ट इज वाइड in the deed, comma, then the whole deed, then the whole deed not to be construed void. Only that part would be ignored. Only that part would be ignored. हेलो जी, फाइनली वो चली इंटरप्रिटेशन, ये चली ला मेरी जान, देखो जाना ना वहां कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। जैसे ही आप लिख लेंगे, लिखने के बाद तालियां बजा देना बहुत सारी, हमारा एक्ट, ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में हंसते हंसते खेलते खेलते, ठीक है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन का इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड खत्म होता है आज अभी इसी वक्त, ठीक है। तो ये चैप्टर की अब क्या करने है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद फिर अच्छा कैसे करेंगे, चलो हम देखेंगे कैसे करनी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो गया है। एकदम डिटेल में एक एक चीज लिखकर मैंने आपको दिया, जो ड्यूरिंग द क्लास नहीं लिखवाया उसका मैंने लिखे हुए नोट्स आपको दे दिए हैं। आप चाहो तो नोट्स छपे हुए नोट्स से पढ़ो, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर मैंने लिखे हुए नोट्स दिए हैं तो आप उसे लिखें, क्योंकि कलम चलती है तो सीधा यहां पर चलती है, राइट, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आज के लिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम सून, कल अगले सेशन के साथ। कल क्या पढ़ेंगे तो कल का मैं आपको मैसेज करूंगा ग्रुप के अंदर कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा, बाय बाय जी, बाय बाय बाय। चलिए, कोई बाय बाय नहीं कर रहा हूं, वो मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर बाय बाय बोलना था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर बाय बाय बोल दिया है, तो यहां पे खत्म हो गई है बात अपनी, ठीक है। हाँ, तो अब हम स्ट्रीम में वापस आ गए हैं। बाय सर, जय श्री कृष्णा। सुने, कुछ बच्चे बोल रहे हैं टेस्ट। अच्छा, एक बात बताओ, अब अपन बात कर लेते हैं, नाउ रिकॉर्डिंग इज ऑफ। सुनो,
मुझे एक चीज बताओ आप कि ये जो है अपना अपना अदर लॉज अब कंप्लीटली कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से हो गया मेरे ख्याल से। यस, अदर एक्ट जो है अपना अच्छे से हो गया है। इसके टेस्ट के बारे में जो सूचना देनी है, टेस्ट के बारे में सुन लो आप, टेस्ट के बारे में सुन लो। कहां गया टेस्ट? आपका होने वाला है, कुछ लोग जो ये वीडियो बाद में देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा यार ये तो 10 तारीख तो हमारी निकल ही गई, हम पीछे से आ रहे हैं, तो उनके लिए टेस्ट की डेट अलग से अनाउंस हो जाएगी। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज देना। टेस्ट जो होने वाला है, टेस्ट का हमारा 10 मार्च ये अपना डेट होगा, टेस्ट 1। इसमें क्या कवर होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। फेमा, GCA इंटरप्रिटेशन, फेमा कंप्लीट आने वाला है, GCA कंप्लीट आने वाला है। इंटरप्रिटेशन में सिर्फ रूल्स, ओनली रूल्स आने वाले। टेस्ट 1 में जो इसका टेस्ट 2 होगा, इसमें कंप्लीट कवर होगा। इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड्स और बेसिक जो स्टार्टिंग में है ना इंटरप्रिटेशन के जो 8-10 पेजेस हैं स्टार्टिंग के, वो सब छोड़ देना, सिर्फ रूल्स। कौन से रूल्स? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सिर्फ 7 रूल्स प्राइमरी के, 2 रूल सेकेंडरी के, सिर्फ ये कवर होंगे फर्स्ट टेस्ट के अंदर। फेमा पूरा होगा, GCA पूरा होगा और इसके सिर्फ रूल्स होंगे। और फिर उसके बाद जो सेकंड टेस्ट में आपको डेट अनाउंस करूंगा उसके अंदर सब कुछ होगा। बात समझ में आती है? तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।